श्री अवस्थी जी से प्राप्त श्लोक, जिसमें संस्कारों की उपलब्धता का स्वरूप है, उसके संबंध में प्रस्तुतिकरण आवश्यक हो जाता है। देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, शासन तंत्र के संचालन के लिए, चिकित्सा के लिए भी इसका स्वरूप आकाश की भांति विशाल भाव, विस्तृत भाव और उसकी प्रकृति इसमें सजोई हुई है। वह श्लोक है, दर्शने स्पर्शने वा श्रवणे भाषणे अपि वा यत्र द्रवति अंतरंगम स स्नेहम इति कथ्यते। इसमें स्पष्ट है कि स्नेह, दर्शन, श्रवण, स्पर्शन और भाषण, इनसे व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण तो होता ही है, संस्कारों की नींव भी पड़ती है। बच्चों में इस मंत्र को, इसके आचरण को प्रारंभ में ही दिया जाए तो यह समाज के निर्माण के लिए, शासन के संचालन के लिए, शिक्षा और विद्या के स्वरूप के निर्धारण के लिए, दया और अंतरंगता का ज्ञान कराने वाला यह श्लोक तंत्र के संचालन की प्रकृति का भी संदेश देता है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां शिक्षक को बच्चों का दर्शन मिलता है, स्पर्श भी होता है।
उनके द्वारा कही हुई बातों का श्रवण भी हो करना पड़ता है। उनकी अपेक्षाएं, उनकी आशाएं, उनकी परिस्थितियां श्रवण करनी पड़ती हैं। और जब शिक्षक अपने विचार को व्यक्त करता है, अपने पाठ्यक्रम के संबंध में, पाठ के विवरण के संबंध में जो प्रकाश देता है, उस प्रकाश से छात्रों के भीतर द्रवित हो जाना और शिक्षक के प्रति अंतरंगता का भाव आ जाना, ये स्वाभाविक स्थिति है। शिक्षा में, शिक्षण में ये संस्कार शिक्षकों में नहीं रह गए हैं, क्योंकि दर्शन, स्पर्शन, श्रवण, भाषण, ये चारों आधार तत्व हैं। जब हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो चिकित्सक भी जो अस्वस्थ है, रोगी है, उसको देखता है और उसको स्पर्श भी करता है, नाड़ी भी देखता है, उससे बातचीत भी करता है, संभाषण भी करता है और उसके द्वारा जो परेशानियां हैं वह उसको सुनता भी है। इस प्रकार चिकित्सक के भीतर देखने, सुनने, बातचीत करने, स्पर्श करने से जो ज्ञान बोध होता है, वह सच्ची चिकित्सा करता है। अथर्ववेद में तंत्र और मंत्र, जिसको ग्रामीण समाज में टोना मोहना कहते हैं, तंत्र और मंत्र टोना मोहना नहीं है। तंत्र है शासन के सोपान, ऊपर से लेकर नीचे तक सोपानों की परंपरा, जिसमें नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना, शासन में पहुंचना और कार्य संपादन के उपरांत क्रमशः सोपानों के सहारे नीचे की ओर आना, यह तंत्र ही सत्ता का संचालन करता है। और मंत्र क्या है? मंत्र है यह श्लोक, उसी से मंत्री है और मंत्री सहायक हैं
अपने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के। ये तंत्र मंत्र व्यवस्था का संकेत करता है। सारा ज्ञान हमारे वैदिक वांग्मय में विद्यमान है। व्यक्ति के भीतर आवेश होता है, आतुरता होती है, कार्य संपादित होने की तत्परता रहती है, आक्रोश में वह उपद्रव में भी प्रयत्नशील होता है। हाथी भी तो उन्मत्त होता है, आखिर उसके नियंत्रण की भी तो प्रकृति होती है। जो कार्यरत युवा हैं, चाहे शिक्षण में हो, चाहे विद्यादान में हो, चाहे प्रशासन में हो, उनके भीतर भी उन्मत्तता आती है। और यह उन्मत्तता उसके मानसिक संतुलन को विकृत कर देती है। मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए चिकित्सा की भी आवश्यकता पड़ती है, और वह भी वैद्य या डॉक्टर के पास उसकी मानसिक विकृति का इलाज भी किया जाता है। मूल बात है कि जब अव्यवहारित स्थिति, प्रताड़न की स्थिति जिस किसी में होगी, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसका ज्ञान चिकित्सक को होता है, शिक्षक को होना चाहिए। जो शासन के संचालक हैं, जो वो तंत्र है, और जो सत्ता में सहायता प्रदान करने वाले जो मंत्र या मंत्री हैं, उनके भीतर भी यह स्वभाव होना चाहिए। भारत में प्रभाव विविध देशों का बना हुआ है। भारत के जन्म में विदेशी संस्कार का प्रसार व्यापक रूप से हुआ है। चरित्र निर्माण की ओर दिशा नहीं दी गई है। प्रारंभ से ही शिक्षा को महत्वहीन माना गया। प्राथमिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर और माध्यमिक स्तर और उत्तर माध्यमिक स्तर सदैव उपेक्षित रहे।
जहां से तंत्र के संचालन के लिए युवा मिलते रहे, उनमें ये सारे संस्कार जो संस्कृत के श्लोकों में, मंत्रों में और इसके साथ ही जो अनुभवों में विस्तरित रहे हैं, जिन वृद्धों के पास, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अनुभवों के पुंज को गृहीत किया है, उनकी उपेक्षा, स्वतंत्र भाव, इच्छा की प्रकृति, इच्छा कुछ और, क्रिया कुछ और, तो ज्ञान तो कोसों दूर चला जाएगा, अज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी। इसलिए चाहे छात्र हो या विद्यार्थी हो या शिक्षक हो या शैक्षिक प्रशासन का संचालन करने वाला व्यक्ति हो, उस समय इसका ज्ञान दर्शन, स्पर्शन, श्रवण, संभाषण से समस्याओं का निदान किया जा सकता है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में इसका व्यापक आधार है। यद्यपि प्रारंभिक शिक्षा के क्रम में 100 में 10 बच्चे उसे ग्रहण करते हैं। शिक्षक भी यदि 100 हैं तो 20 ही ग्रहण करते हैं। जो कार्मिक हैं उनमें भी इसी प्रकार का प्रतिशत है। जो पूरे तंत्र का संचालन करते हैं, जो सचिव हैं, जिनके पास ज्ञान निधि है, उनमें भी संस्कारों के प्रतिशत में अभाव है। किसी में नियमितता है, विषाद को हर्ष में बदलने का कुछ में स्वभाव है, जो आदेशों को ही स्वयं अधीत कर लेते हैं, दूर तक समझकर उसको लागू करते हैं। लागू तो होता ही है, किंतु जिसके ऊपर यह बोझ है, जिसको वह बोझ समझता है, वह हमेशा उन आदेशों की आलोचना करता है।
कुछ में समीक्षण का भाव होता है, जिसमें गुण और दोष दोनों निहित होते हैं, और कुछ में तो केवल उपहास का स्वभाव होता है। लेकिन शासन की, प्रकृति की निर्भीकता और आदेशों के पालन की बाध्यता निसंदेह संयम की दिशा बनाती है। आजादी के प्रारंभिक काल से सत्ता संचालन करने वाला मुख्य व्यक्तित्व इन संस्कारों से रहित था। निसंदेह शिक्षा का विभाग उन्हें दिया गया, जिन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं था। केवल अपनी सत्ता की स्थिरता के लिए कार्यपालिका में अक्षम लोगों को लाया गया। मंत्री मंत्रणा करते हैं, सलाह देते हैं, अपने जीवन के अनुभवों को रखते हुए प्रकाश देते हैं। उसका न सुना जाना अपने भीतर स्वायत्त आदेशों का पालन कराने का स्वभाव निश्चय ही देश की दिशा को अर्थहीन बनाएगा, और बना भी है। शासक का स्वेच्छाचारी भाव वास्तव में प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक अधिकारी, चाहे किसी भी व्यवस्था का हो, उसके अंतर्गत दर्शन देखना, स्पर्श करके परखना, उसकी बातों को सुनना और उसके द्वारा कि दिए गए विचारों को ग्रहण करना और अपने विचारों को उनके सम्मुख व्यक्त करना। यह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री या सचिव, निदेशक, जिले का जिलाधिकारी, अब प्रत्येक विभाग के जनपदीय अधिकारियों में इस प्रकृति का संस्कार आवश्यक है। यह होने से निश्चय ही
करुणा और अंतरंगता का भाव पनपेगा। जब 10 व्यक्तियों में यह संस्कार आएगा तो निश्चय ही 90 को प्रभावित करेगा। प्रत्येक से अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिस गांव में एक परिवार संगठित है, उद्देश्यपरक है, तो 5 परिवार उससे प्रभावित होकर अपनी राहें बदल लेते हैं और उसी स्वरूप में ढलने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार अगर 10 परिवार इन श्रेणियों में हों तो 50 परिवारों पर इसका प्रभाव पड़ता है, और 50 यदि संगठित हों, सुचरित हों, संस्कारित हों, तो 100% में संस्कार लाया जाता है और वे संस्कारित होते हैं। जिस कालखंड में देश को आजादी मिली, आजादी तो नहीं कही जा सकती, फिर भी उस कालखंड में जो शिक्षा का स्वरूप था वह वैसा ही था जो पहले से चला आ रहा था। उनके द्वारा दिए गए संस्कार भारतीयता के प्रति अनुकूल नहीं थे। कुछ तो थे जिस कारण जो हमारी संस्कृति है वह सुरक्षित रही, लेकिन उस काल के बाद की जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां जैसे जैसे विकसित होती गईं वह अंश भी लुप्त हो गया। इसलिए आवश्यक है दर्शन करने का तात्पर्य व्यक्ति की पहचान करना और स्पर्श करने का आशय है उसके स्वभाव और प्रकृति को जानना, और श्रवण से तात्पर्य है कि वह जो भाव व्यक्त करता है, जो विचार व्यक्त करता है, वह अपने लिए अपेक्षित है या उपेक्षित है। और जब वह संभाषण करता है तो उसके अंतः की सारी प्रकृति बाहर आ जाती है। ग्रहण करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, और ग्रहण करने की सामर्थ्य पैदा कौन करता है? वह संस्कार पैदा करता है।
जिस संस्कार में उसका पालन पोषण हुआ है, जिस संस्कार से उसके व्यक्तित्व का विकास हुआ है, जिस संस्कार से वह समाज परक हुआ है, जिस संस्कार से वह दयाशील हुआ है, जिस संस्कार से उसमें दान का भाव आया है, जिस संस्कार से गरीबों और अनाथों की सहायता उसने की है, यह ज्ञान बोध उसके भाषण से ही, संभाषण से ही, वार्तालाप से ही प्राप्त होता है। यह संस्कार परिवार से तो मिलता ही है, लेकिन विद्यार्जन में, शिक्षण में भी संस्कार मिलते हैं, लेकिन ये सारे संस्कार क्रियाशीलता में तब आते हैं जब उसको दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है, चाहे कार्मिक के रूप में, चाहे अधिकारी के रूप में, या राज्य के शासन को संचालित करने वाले सचिव के रूप में, और पूरे राज्य का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के समूह की नीतियों और उनकी कार्यशीलता और जन के प्रति उनके भाव का जो बोध होता है, वह संस्कारों के कारण ही होता है। संस्कार सोपान दर सोपान ऊंचाई की ओर ले जाते हैं, और वही सोपान ऊंचाई से नीचे ढकेल देते हैं। इसलिए संस्कारों की प्रधानता है, और वास्तव में भारतीय परिवेश में जिनकी उपेक्षा हुई है, उस कारण देश में शत्रुवत भाव रखने वाले नेता और जन पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। सनातन का स्वरूप इसी प्रकार के श्लोकों से है जो चरित्र का निर्माण करते हैं। निसंदेह बाह्य शत्रुओं से और आंतरिक विद्रोही और कुटिल स्वभावों से युक्त राजनेताओं, उनके सहायकों के भीतर देश के प्रति विद्वेष की भावना, जघन्य कृत्य, सामूहिक नरसंहार, जातीय और धार्मिक आधार पर दमन और उनके प्रति भारत में ही
संस्कारहीन लोगों की जमात, जिनका उच्छेदन आवश्यक होना चाहिए। सत्ता जब सनातन की प्रकृति में चलेगी तो निश्चय ही हमारा आंतरिक स्वरूप उच्चता की दिशा में जाएगा। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के में राम भी हैं और रावण भी है। जो संस्कार से पूर्ण हुए हैं उनमें रामत्व है, और जिसमें संस्कारहीनता रही है उनमें रावणत्व। जिसके भीतर सद्भाव है वहाँ कृष्ण के अनुकरण का संस्कार है, और जहाँ संगति दुष्प्रकृति की है वहाँ कंस भी विद्यमान है। ये दोनों की विद्यमानता रहती है, किंतु केवल संस्कार ही ऐसा प्रमुख कारक है जो कंस और रावण की प्रकृति को नकारता है। मीर जाफर की प्रकृति को, मान सिंह की प्रकृति को नकारता है। देश में विवादात्मक स्वरूप संस्कृति को दिग्भ्रमित और ध्वंसित करने का कार्य कर रहा है। 1000 वर्षों तक कुल्हाड़ियाँ हमारी सनातन संस्कृति पर चलाई गईं। इसके बावजूद वह आज भी समाज में अपना प्रकाश दे रहा है। हमने अपने कल के वक्तव्य में यह कहा था, बिहारी का वो दोहा, तो सनातन इसी आशा में अटका रहा कि गुलाब की डालें जो सूख गई हैं तो भ्रमर सूखी हुई डालों की जड़ में तब तक बना रहा जब तक बसंत ऋतु का आगमन न हो जाए। तो बसंत ऋतु का आगमन तो हो ही गया है निसंदेह। बिहारी का कथन यह सिद्ध करता है कि ही आस अटके रहे आली गुलाब के मूल,
अब वही है बहुरी बसंत ऋतु इंडारन विभू। राष्ट्र और देश के प्रति विश्वासघात का भाव रखने वाले और अपने समर्थकों के समूह के द्वारा समाज में विद्वेषिता का भाव फैलाने वाले यह सोचें कि जब संस्कारशीलता अपनी चरम ऊंचाई को प्राप्त करेगी तो उसका चिन्ह बचेगा या नहीं, यह तो विचार का विषय है।